लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में पर्यावरण के प्रति समर्पित एक ऐसी अनसंग हीरो, एक वॉरियर आपके बीच में आया हुआ है, जो कि पेशे से खुद आप आईपीएस ऑफिसर हैं गुजरात कैडर की और इस वक्त कच्छ में पोस्टेड हैं। सुधा जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ये अहमदाबाद की एसपीएफ बटालियन के कैंपस में थी, वहाँ पे ये सीओ थी और हम लोगों को सौभाग्य मिला था कि पिछले साल हम लोग वहाँ उस कैंपस में हम लोग ने विजिट किया और सुधा जी से बातचीत हुई। इन्होंने वहाँ पे हमें मियावाकी फॉरेस्ट्री के बारे में बताया। एक ये इतना शानदार मेथड है कि उसका मैं चाहूँगा कि सुधा जी से उसके बारे में हम लोग बात करें, लेकिन आपको एक अंदाजा मिलेगा कि उस एसपीएफ कैंपस में करीब 4,500 पेड़ थे और जबकि वो एकड़ों में फैला हुआ फॉरेस्ट कैंपस है वो, लेकिन सुधा जी ने पिछले 1.5 साल में करीब 400 स्क्वायर वर्ग मीटर में, सिर्फ 400 वर्ग मीटर में 1600 पेड़ लगाए और वो आज इतने बड़े हो गए हैं कि मुझे लगता है 15 से 16-17 फीट तक के ऊंचे हो गए हैं वो, और इतने डेंस है कि आप उसके अक्रॉस देख भी नहीं सकते हैं। तो सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इसके पहले जब देवयानी ठीक से जुड़ जाती है, मैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए आपसे कहता हूँ कि आप कमान संभालिए, मैं कोशिश करूंगा कि देवयानी को जोड़ूंगा। तो सुधा जी प्लीज। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, आपने मुझे मौका दिया इस मंच पे आके बात करने का। आई थिंक देवयानी इज देयर। देवयानी की आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन देवयानी अगर आप इजाजत दे तो हम कंटिन्यू करें। ओके, आई थिंक यू कैन हियर मी, आई कांट हियर यू। ओके, मैं कह रही थी कि शैलेंद्र जी थैंक यू सो मच, आपने बड़ा जनरस इंट्रोडक्शन दिया और इस मंच पे आके हमारी जो छोटी सी एक कोशिश है पर्यावरण की दिशा में, उसके बारे में बात करने का अवसर दिया। मियावाकी फॉरेस्ट्री के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन देवयानी से जो मेरी बात हुई थी उसका कहना था कि पहले हम बात करें मानव प्रकृति संबंध के बारे में, कि क्यों जरूरी है कि मानव प्रकृति का ख्याल रखे, उसका संवर्धन करे, उसका संरक्षण करे और हमारे अपने अस्तित्व के साथ ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ आदरणीय ए नागराज जी के प्रति, के जिन्होंने सहअस्तित्ववाद या मध्यस्थ दर्शन के नाम पे एक पूरा नया दर्शन दिया है। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष का ये सबसे लेटेस्ट, सबसे नया दर्शन है और उसमें उन्होंने मानव जीवन के सारे क्षेत्रों को अपने दर्शन में संकलित कर लिया है। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जो मानव जिन प्रश्नों से जूझ रहा है उसके बारे में इस दर्शन में चर्चा ना हो, या उसके बारे में इस दर्शन में कोई समस्या का समाधान न बताया गया हो। तो आज मैं जो भी बात कर रही हूँ मानव प्रकृति संबंध के बारे में, वो पूरी तरीके से प्रेरित है आदरणीय ए नागराज जी के सहअस्तित्ववाद को। तो बात की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे और ज्यादातर जब भी मैं किसी ट्रेनिंग सेशन लेती हूँ या सेंसिटाइजेशन सेशन लेती हूँ तो मेथड समझना एक अलग बात है। मेथड बड़ा टेक्निकल चीज है, कोई भी समझ सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन ये काम ऐसा है कि अगर आप इसके साथ अपने हृदय से ना जुड़ें, अपनी आत्मा से ना जुड़ें और अगर आपको पूरी तरीके से ये आपके दिल में प्रस्थापित ना हो जाए कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें करना है, तब तक आप इसको बहुत अच्छी तरीके से या तो कर नहीं पाएंगे या बहुत बड़े पैमाने पे कर नहीं पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट मेथड समझने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सेंसिटाइजेशन होना कि ये मेथड जरूरी क्यों है।
मानव प्रकृति संबंध के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि क्यों जरूरी है मानव का प्रकृति को संभाल के रखना, उसका संरक्षण करना। ये सवाल में ही कहीं ना कहीं हमारा डिस्कनेक्ट दिखाई देता है कि हम शायद अपने आप को प्रकृति से कुछ अलग समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि प्रकृति कोई एक चीज है और मानव कोई दूसरी चीज है और दोनों को कुछ जोड़ने की बात है, जबकि हकीकत ये है और बहुत बेसिक हकीकत है कि हम खुद प्रकृति का अंश हैं, प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति में से पैदा हुए हैं, प्रकृति में मिल जाते हैं और प्रकृति के साथ ही जीते हैं, प्रकृति को साथ लेकर जीते हैं। तो अगर हम प्रकृति से डिस्कनेक्ट अगर हमारा हो गया तो जीना बहुत ही मुश्किल है। तो जो सेंसिटाइजेशन है वो एक बहुत ही बेसिक चीज का है। देवयानी, कैन यू हियर मी? यस मैम, कैन यू? हाँ बिल्कुल देवयानी, अब मैं आपको सुन पा रही हूँ। आई थिंक मैं पहले मुद्दे पे ठीक जा रही हूँ या आप कुछ पूछना चाहेंगी? मैम, अब आप लोगों ने शुरू कर लिया है तो अब शुरू करिए, फिर मैं बीच में आती हूँ, फिर बातचीत होती है। आप ठीक जा रही हैं मैम? ओके, ठीक। तो सबसे पहले जब भी हम किसी सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, मुझे लगता है ये मुद्दा तो ऐसा है कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं और ये चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब प्राइमरी स्कूल में बच्चों को सिखानी चाहिए और उसके बारे में सेंसिटाइज करना चाहिए। हम मोटी मोटी पढ़ा देते हैं लेकिन हम उसको रियल उसका जो अर्थ है वो हम अपने बच्चों के दिल में उतार नहीं पाते। शायद इसीलिए हमारा डिस्कनेक्ट आ गया है कि हम प्रकृति को कोई एक चीज समझ रहे हैं, अपने आप को कोई दूसरी चीज समझ रहे हैं। तो ये चीज है क्या? बेसिकली समझने वाली बात यह है कि समग्र अस्तित्व में एक व्यवस्था है। आदरणीय नागराज जी ने जो अस्तित्ववाद में कहा है कि 5 तरीके की व्यवस्था, मनुष्य का समझदार होना, मनुष्य का हर समस्या का समाधान निकालना, सिर्फ इतना भर काम है कि आप व्यवस्था जो है उसको समझ लीजिए और उस व्यवस्था में जीना सीख जाइए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम व्यवस्था को ही नहीं समझते हैं, इसलिए जब समझते नहीं हैं तो हम उस व्यवस्था में जी नहीं पाते हैं। तो इंसान की अपने आप में एक व्यवस्था है, परिवार की एक व्यवस्था है, समाज की एक व्यवस्था है, प्रकृति की एक व्यवस्था है और संपूर्ण अस्तित्व में एक व्यवस्था है। हम ना तो अपने आप की व्यवस्था को समझते हैं, ना अपने परिवार की व्यवस्था को समझते हैं, ना समाज की समझते हैं, इसलिए प्रकृति और अस्तित्व को तो समझना बहुत दूर की बात हो गई। इसी वजह से जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आ रही हैं। तो एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक छोटा सा रियलिटी चेक करते हैं कि अगर हम ये सोचें कि संपूर्ण अस्तित्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, उसमें जो सारी चीजें हैं, अगर हम उनको अलग अलग कैटेगरी में डालें तो हम सिर्फ 4 कैटेगरी निकाल पाएंगे। तो पहली कैटेगरी, और ये एक प्रस्ताव है, आप इस पे सवाल भी कर सकते हैं, इस पे पूछ भी सकते हैं कि इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है या कम करा जा सकता है, ये एक प्रस्ताव। कि पहली कैटेगरी है पदार्थावस्था, कि जिसमें सारे पदार्थ, वो चाहे घन स्वरूप में हो या प्रवाही स्वरूप में हो या वायु स्वरूप में हो, जो निर्जीव अवस्था है, इसमें सारे मिट्टी, पत्थर, कंकड़, मिनरल्स, पानी, वायु सब कुछ आ गया। ये पहली अवस्था हुई पदार्थावस्था। तो जब पृथ्वी का प्रकटन हुआ, जब पृथ्वी का गोला जिस भी प्रक्रिया से, हम अभी उसमें नहीं जाते हैं, बना, तो सबसे पहले उस पर सिर्फ पदार्थावस्था थी और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई और आज जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में धीरे धीरे से ढलती गई। तो सबसे पहली पदार्थावस्था है। और अभी हम देखें तो पृथ्वी के अलावा पूरे अस्तित्व में हमें तो नहीं पता है कि पदार्थावस्था के अलावा और कुछ है। हर जगह यही है, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, पानी भी शायद कहीं पे भी नहीं है, गैसेस कहीं गैसेस जो है वो है। तो पदार्थावस्था के अलावा कुछ भी नहीं। जब उससे आगे पृथ्वी का विकास हुआ, इसको हम विकास क्रम कहेंगे, तब उसमें धीरे धीरे कुछ पेड़ पौधे, कुछ घास फूस, कुछ धीरे धीरे उगने लगा और इससे दूसरी अवस्था का निर्माण हुआ। इस अवस्था को हम कहेंगे प्राणावस्था। तो प्राणावस्था में हमारा पूरा वनस्पति जगत है, जिसमें सारे पेड़ पौधे, घास फूस, इन शॉर्ट एवरीथिंग दैट डज फोटोसिंथेसिस, दैट ब्रीथ्स, जो सांस लेता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, उसको हम प्राणावस्था में रखेंगे। प्राणावस्था से आगे जब विकास होता गया पृथ्वी का, तो उस क्रम में फिर आए जीव जंतु,
सारे प्राणी, सारे बर्ड्स, सारे इंसेक्ट्स, तो इसको हम कहेंगे जीवावस्था। और उसमें हमारे पूरे एनिमल किंगडम का हम समाविष्ट करते हैं कि उसमें हमारे सारे पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, एवरीथिंग, मनुष्य के अलावा जो भी जीवित हैं वो सारे पशु पक्षियों का हम समावेश करेंगे। ये तीसरी अवस्था आई, जीवावस्था। और उसके बाद जब ये पूरा स्टेज सज गया, जब पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, मानव को जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो पूरी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जब उपलब्ध हो गया, तब पृथ्वी पर प्रकटन होता है मानव का। और मानव को हम कहेंगे ज्ञानावस्था, क्योंकि बहुत जरूरी है ये भेद समझना कि मानव और जानवरों में फर्क क्या है। मानव और जानवरों में एक फर्क है, उसी वजह से जानवर एक अलग अवस्था है और मानव एक अलग अवस्था है, और हम मानव को कहेंगे ज्ञानावस्था। तो आप देखें कि पूरे अस्तित्व में इन चारों के अलावा ज्यादा और कुछ बचता नहीं है, कुछ भी बचता नहीं है। या तो पदार्थावस्था है, या प्राणावस्था है, या जीवावस्था है, या मानव है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसपे हम कभी गौर ही नहीं करते। हम चांद पे जाना चाहते हैं, हम मंगल पे जाना चाहते हैं, हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, बट जिस चीज पे हम गौर नहीं करते, कुछ लोग तो ये भी प्लानिंग बना रहे हैं कि मंगल पे कॉलोनीज बनेगी और उसमें कौन कौन जाएंगे, कौन कौन रहेंगे, एंड वी जस्ट डोंट थिंक कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ, अभी तो देखा जाए तो पदार्थावस्था के अलावा कुछ नहीं है। एक घास नहीं है, एक नदी नहीं है, एक झरना नहीं है, एक पानी नहीं है, समंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर, बट उसकी कंपैरिजन में हम अपने पृथ्वी को नहीं देखते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल, कि एक ही जगह ऐसी है जिसमें ये सारी अवस्थाएं हैं, जो संपूर्ण तरीके से जीवित है, जिसमें वनस्पतियां हैं, जिसमें जंगल हैं, जिसमें ब्यूटीफुल आपके झरने हैं, नदियां हैं, समंदर हैं। मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। समहाउ बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम अपनी पृथ्वी का, अपने घर का जो हमें समझना चाहिए, मूल्य समझना चाहिए, जो उसका वैल्यू है समझना चाहिए, वो हम कभी भी नहीं समझते हैं। तो ये हो गई चौथी ज्ञानावस्था। और ये चारों अवस्था सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम जो जानते हैं पृथ्वी पर अस्तित्व है, और कहीं हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड में अस्तित्व है या नहीं है। तो अब हमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मानव का प्रकृति से संबंध समझने में, तो चलिए अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि इन चारों अवस्थाओं का एक दूसरे के साथ कनेक्ट क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक का रिलेशनशिप क्या है। बहुत बेसिक चीजें हैं, बट हम इस पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहली पदार्थावस्था है। क्या प्राणावस्था, क्या वनस्पति जगत पदार्थावस्था से कुछ लेता है? तो हम पाएंगे कि जरूर लेता है। वनस्पति जमीन में ही पैदा होती है, पानी लेके बड़ी होती है, हवा में से गैसेस लेती है और अपने आप को विकास करती है। तो वनस्पति का अस्तित्व पदार्थावस्था के बिना संभव नहीं है। मतलब वनस्पति जो है वो पूरी तरीके से पदार्थावस्था पे डिपेंडेंट है, उससे बहुत कुछ ले रही है। तो क्या बदले में कुछ दे भी रही है? तो हम पाएंगे कि हाँ, दे रही है। हालांकि जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको मिले ना मिले, पानी को फर्क नहीं पड़ता है उसको मिले ना मिले, बट अगर वनस्पति जमीन से, पानी से, हवा से कुछ ले रही है तो सामने कुछ दे रही है। यही पत्ते गिरते हैं, वही वापस खाद बन जाते हैं, जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। जल स्रोत के पास जहाँ पे भी पेड़ पौधे होते हैं वो जल स्रोत को साफ करते हैं, जल स्रोत को बनाए रखते हैं। जहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं वो हवा को साफ करते हैं, हवा में जो अच्छे वायु हैं उनका प्रमाण नियंत्रित करते हैं और हवा को भी बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से वनस्पति अगर पदार्थावस्था से कुछ ले रही है तो सामने कुछ दे रही है, एंड दे आर इन म्यूचुअल कॉपरेशन। यहाँ पे गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, और मतलब लेना देना दोनों हो रहा है, और बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। विन विन रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को ज्यादा समृद्ध बना रहे हैं। अब आगे की जो अवस्था आती है जीवावस्था, तो क्या प्राणी जगत पदार्थावस्था से कुछ ले रहा है? तो बिल्कुल ले रहा है। हम इसी धरती पे सारे प्राणी पैदा होते हैं, इसी धरती पे रहते हैं, यही ऑक्सीजन लेके जीते हैं, यही पानी पी के जीते हैं। तो बिना पदार्थावस्था के प्राणी जगत का अस्तित्व एक सेकंड के लिए भी पॉसिबल नहीं है। क्या वनस्पति जगत प्राणी वनस्पतियों से कुछ ले रहे हैं? तो बिल्कुल ले रहे हैं। वही घास फूस खाते हैं, वनस्पति में से ही अपना पोषण लेते हैं, उसी को खा के जिंदा रहते हैं, तो उनसे भी ले रहे हैं।
अब क्या ये वापस इन दोनों अवस्थाओं को कुछ दे रहे हैं? बहुत सिंपल चीजें हैं, एज इफ आई एम टीचिंग अ प्राइमरी क्लास, इसके जितनी सिंपल चीजें हैं, बट हम इस पर कभी गौर नहीं करते हैं। तो हाँ, प्राणी पदार्थावस्था को क्या देते हैं? तो वही प्राणियों का मलमूत्र जमीन में मिल जाता है, जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाता है। प्राणी पॉलिनेशन की प्रक्रिया में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिससे वनस्पति जगत पनपता है। प्राणी वनस्पति के बीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्पफुल होते हैं, जिससे जंगल ज्यादा फैलते हैं, ज्यादा समृद्ध होते हैं। प्राणी मर जाते हैं, फिर से डिकम्पोज होते हैं, उसे जमीन में मिल जाते हैं और जमीन के लिए और वनस्पतियों के लिए, दोनों के लिए उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर भी हम पाते हैं कि प्राणी भी अगर कुछ ले रहे हैं तो सामने कुछ दे रहे हैं। एटलीस्ट कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, कोई संतुलन को नहीं बिगाड़ रहे हैं। जो एक व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में भागीदार हो रहे हैं और उस व्यवस्था को बेहतर बना रहे हैं। अब इस रोशनी में अगर हम आ जाएं इंसानों पर, जिनको हमने ज्ञानावस्था कहा, और सबसे बड़ी दुख की बात और अनफॉर्चुनेट बात ही है कि इस प्लेनेट पे सबसे बुद्धिशाली जीव हम हैं। हमारे पास कल्पनाशीलता है, हमारे पास कर्म स्वतंत्रता है, हम जो चाहें कर सकते हैं। हम आज जो हैं उससे आगे बढ़ सकते हैं, कल हम अलग कुछ हो सकते हैं और हम हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि सबसे बुद्धिशाली जीव होने के बाद हमने इन अवस्थाओं के साथ क्या किया? तो हम ये चेक करते हैं कि क्या हमें पदार्थावस्था की जरूरत है अपने जिंदा रहने के लिए। तो हम पाएंगे कि एक सेकंड के लिए भी हम पदार्थावस्था के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर ये जमीन नहीं है, अगर पानी नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट गैसेस नहीं है, तो हम एक सेकंड के लिए जिंदा नहीं रह सकते। हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। हमारा अस्तित्व भी नहीं है, बिल्कुल हमारा अस्तित्व ही नहीं है, उसकी कल्पना ही नहीं होती है। तो हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, बिल्कुल। लेकिन आप पाएंगे देवयानी के न सिर्फ पदार्थावस्था के बिना, जो तो अब हम देखेंगे क्या हम वनस्पति जगत पे डिपेंडेंट हैं? तो बिल्कुल बिना वनस्पति के आपके फल फ्रूट, आपकी औषधियां, आपके हवा को शुद्ध करना, बारिश लाना, जमीन को बनाए रखना, ये सब कुछ कौन करता है? ये वनस्पति जगत करता है। तो बिना वनस्पतियों के क्या हमारा अस्तित्व पॉसिबल है? हमें लगता है कि सब कुछ चलेगा, ये नहीं रहा तो चलेगा, वो नहीं रहा तो चलेगा, बट नहीं चलेगा। बिना वनस्पति जगत के मनुष्य जाति एक दिन के लिए भी जिंदा नहीं रह सकती। अब आए प्राणी जगत पे, कुछ लोगों को लगता है कि शेर मर जाए क्या फर्क पड़ता है, या शेर मर गया मर गया, पृथ्वी पे से शेर गायब हो गया, हमको क्या फर्क पड़ता है? पृथ्वी पे से मधुमक्खी गायब हो गई, कोई तितली गायब हो गई, हमको क्या फर्क पड़ता है? हमें थोड़ी शेर को खाने जाना है, हमें थोड़ी शेर का दूध पीना है। हम इससे आगे सोच नहीं पाते, है ना? लेकिन जब हम डिटेल में देखते हैं तो पृथ्वी पर जो भी है सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना? मधुमक्खी किसी के साथ कनेक्टेड है, जो और किसी के साथ कनेक्टेड है, जो और किसी के साथ कनेक्टेड है, और ये पूरी एक लाइफ साइकिल है, एक फूड साइकिल है, एक लाइफ साइकिल है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी, सदगुरु भी इसके बारे में बहुत सुंदर बताते हैं, और वो हमेशा बोलते हैं कि अगर एक मधुमक्खी मर गई तो मनुष्य जाति का अस्तित्व पृथ्वी पे से 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। हमें लगेगा कि क्या है, हम बिना शहद के नहीं जी सकते क्या? तो ये शहद की बात नहीं है, लेकिन मधुमक्खी पूरी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए एक ऐसी इम्पोर्टेंट चेन का एक हिस्सा है कि अगर वो चेन टूट गई, पारिस्थितिक तंत्र है, उसको पूरा कोई एक चीज अगर उससे गायब हुआ तो वो चेन टूट जाती है, फिर चेन टूट जाएगी। तो जो हमें समझने वाली बात है कि हमें ये लगता है कि अगर प्राणी नहीं होंगे तो ठीक है, हम दूध नहीं पिएंगे, हम मीट नहीं खाएंगे, हम चमड़ा नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हम जी नहीं सकते? इट इज नॉट अबाउट दूध मीट चमड़ा, इट इज अबाउट द एंटायर साइकिल जिसने हमारे अस्तित्व को बनाए रखा है। तो नहीं, हम नहीं जी सकते। अगर प्राणी जगत नहीं रहा तो इंसान का अस्तित्व भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमने देखा कि हम इन लोगों पे कैसे डिपेंडेंट हैं। हम तीनों अवस्थाओं पे डिपेंडेंट हैं, तीनों के बिना हमारा अस्तित्व पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमारा अहंकार देखिए, या हमारी इग्नोरेंस देखिए, या हम अपने आप को क्या से क्या समझ लिए हैं। हमें लगता है कि वी आर मोस्ट पावरफुल, है ना, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम अपने आप में पूर्ण हैं, और हम बिना किसी के जी सकते हैं, विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो अब एक डिलेमा में जी रहा है मानव जाति।
एग्जैक्टली एक तरीके की इग्नोरेंस है, मतलब कहीं एक ऐसा अहंकार आ गया है कि हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए। अगर हम मतलब गुफा मानव से आज चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, तो हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमको लगता है हम शेरों को मार सकते हैं, हम समंदर को गंदा कर सकते हैं, हम हवा को पॉल्यूट कर सकते हैं, और इसके बाद हम बड़े मजे से जीते रह जाएंगे। तो बस ये एक जो हमारा अहंकार है, ये टूटने वाली जरूरत है, और ये टूटने की जरूरत है। तो अब सामने आप रहा है, ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये बस एक नमूना है। एग्जैक्टली देवयानी, मैं उसी पे आ रही हूँ कि प्रकृति ने कहीं हमको एक फटका लगाया है कि अब भी जाग जाओ। आई एम स्टिल, मैं जो हूँ मैं सर्वोपरि हूँ, और आप मेरे से ऊपर नहीं हो। तो ये हमें कोरोना ने बताया, वी आर कमिंग टू दैट। तो हमने देखा कि हम तीनों अवस्थाओं से ले रहे हैं, हालांकि हम मोस्ट पावरफुल और मोस्ट इंटेलिजेंट हैं। तो हम दे क्या रहे हैं? अगर आप एक संवेदनशील इंसान हैं, आप एक सोचने वाले इंसान हैं, है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, और अगर हम सोचे अपने आप को पूरी मानव जाति के तौर पे, तो मानव जाति ने क्या दिया? मानव जाति ने पूरी पदार्थावस्था को बर्बाद कर दिया। हमने अपनी जमीनों को बर्बाद कर दिया, हमने उसमें से मिनरल्स खींच लिए, हमने उसमें से क्रूड्स खींच लिए, हमने जमीन को खोखला बना दिया, सारे पत्थर ये वो जो था सब हमने यूज कर डाला। हमने अपने सारे जल स्रोतों को बर्बाद कर दिया, न सिर्फ मीठे पानी के, नदियों को बर्बाद कर दिया, तालाबों को खत्म कर दिया, समंदर को इतना गंदा कर दिया है कि अब उसमें दूसरे जानवर नहीं रह पा रहे हैं। तो हमने अपने जल स्रोतों को खत्म कर दिया, हमने अपनी हवा को इतना पोल्यूटेड कर दिया है कि अब हम खुद उसमें सांस नहीं ले पा रहे हैं। आज दिल्ली का हाल जो आप देख रहे हो, दिल्ली में जी पाना, दिल्ली की हवा में सांस ले पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और कुछ दिनों में परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, और हर शहर धीरे धीरे दिल्ली बन रहा है। अब दिल्ली दूर नहीं है किसी के भी लिए, हम सब दिल्ली की तरफ प्रयाण कर रहे हैं, और हम विकसित हो रहे हैं। एग्जैक्टली और हम बड़े गुरूर में हैं, और बड़ी उसमें हैं कि हम बड़ा विकास कर रहे हैं, बहुत विकसित हो रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं। तो हमने अपने पदार्थावस्था को कुछ भी नहीं दिया। सोचिए तो मतलब दुख की भी बात है और बहुत शर्म की भी बात है कि सब कुछ जानने के अलावा जो एक चिड़िया वापस दे सकती है, जो एक जानवर वापस दे सकता है, हमने इतना इंटेलिजेंट हो के हम उतना तक नहीं कर पाए। तो हमने पदार्थावस्था को पूरा खत्म कर दिया। आए हम वनस्पति जगत पे, उस पे हमने क्या किया? आपने ही जैसे डॉक्यूमेंट्री में बताया कि हर साल 900 मिलियन मतलब 90 करोड़ पेड़ हर साल हम काट रहे हैं। हमने अपने पूरे रेन फॉरेस्ट खत्म कर दिए हैं, और इसमें भी किसी को यूं लगता है कि अमेज़न जल रहा है तो मुझे इंडिया में क्या फर्क पड़ रहा है, या ऑस्ट्रेलिया के जंगल जल रहे हैं तो मुझे इंडिया में क्या फर्क पड़ रहा है। व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये पूरा इतना हम लोग कनेक्टेड हैं कि अगर ओजोन लेयर फट गया तो वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका और इंडिया नहीं देखेगा, वो पूरी पृथ्वी की बर्बादी होगी। और हमें जो समझ में नहीं आता है कि अमेज़न का जो जंगल ऑक्सीजन पैदा करता है वो पूरे पृथ्वी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ अमेज़न को ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, वो पूरी पृथ्वी को ऑक्सीजन दे रहा है। तो हमने पूरे अपने जंगल्स बर्बाद कर दिए, कई जातियां विलुप्त हो रही हैं। अभी शहरी जगहों में तो हमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें बस ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा देने हैं। हमें क्यों अपने देशी हर जगह पे अपने नेटिव जंगल्स बचाने हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता है। खुद अपनी मैं बात करूं तो आज मैं जो मियावाकी में जो प्रजातियां लगाती हूँ उसमें से आधे से ज्यादा के नाम मैंने खुद नहीं सुने थे 1 साल के पहले, जबकि वो हमारी बेसिक देसी प्रजातियां हैं, वो हमारे जंगल से हम हमेशा उसके साथ जिए हैं और हमें उनके नाम तक नहीं पता है। आप अगर अपने आप में रियलिटी चेक करें और पेड़ों के नाम लिखना शुरू करें कि हम कितने पेड़ जानते हैं, तो हम 25-30 से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा ज्यादा जानोगे तो आप 25-30 लिख लोगे, इससे ज्यादा आप पेड़ों को जानोगे भी नहीं, उसको तो वो भी नहीं करोगे। तो हमने अपने पूरे फॉरेस्ट खत्म कर दिए, फॉरेस्ट के साथ हमने अपनी हवा को खत्म कर दिया। तो हमने ये किया वनस्पति जगत के साथ, प्राणी जगत के साथ क्या किया? मतलब वी हैव बीन मोस्ट क्रूअल टू आवर एनिमल्स।
क्योंकि हम उनसे शक्तिशाली हैं, वो हमारे सामने बेबस हैं, तो हम चाहे उनका जो करें, चाहे जितनी बर्बरता से उनसे पेश आए, हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, हमारे फूड सप्लाई के लिए, हमारे मिल्क सप्लाई के लिए, या व्हाटएवर भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये सब का उपयोग न करें, लेकिन इस उपयोग के साथ हमने जो मटेरियलिज्म डाला है, जो कंज्यूमरिज्म डाला है, जो उसको बिजनेस बनाया है, और इस तरीके से उन पे जो हम बेरहमी से बिल्कुल अत्याचार किए जा रहे हैं, दैट इज समथिंग हमें अपने आप पे मतलब शर्म आनी चाहिए कि हम अपने प्राणियों के साथ कर क्या रहे हैं। हजारों लाखों प्रजातियां अभी तक में हम पूरी तरीके से नष्ट कर चुके हैं कि जो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई, अब वो पृथ्वी पे बची ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंटरवेंशन, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि सबको हमने सीधा सीधा शिकार करके मार डाला है, लेकिन जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं, वो उनको नहीं जीने दे रहा है। आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, गोरैया जो चिड़िया है, हाउस पैरो, सोचिए मतलब हमारे बचपन में अगर सबसे कॉमन अगर कोई बर्ड होता था तो वो चिड़िया होती थी, और जिसको हम अपने आसपास देखते थे गोरैया को। आज मेरे घर पे एक गोरैया दिखी तो मतलब माय फादर कॉल मी के जल्दी आओ चिड़िया आई है। तो एंड आई फील सो हैप्पी कि भाई चिड़िया आई है यहाँ पे, क्योंकि अब वो चिड़िया देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे तो कई हैं जिनका हमको नाम तक नहीं पता, ऐसे हजारों लाखों स्पीसी हमने खत्म कर डाले। तो वी हैव बीन वेरी क्रूअल टू आवर एनिमल किंगडम ऑल्सो। नाउ जस्ट थिंक कि बाकी सारी अवस्थाएं उनकी कोई कल्पनाशीलता नहीं है, कोई कम स्वतंत्रता नहीं है। चिड़िया जैसे जीती थी लाखों साल पहले, आज भी वैसे ही जी रही है। बंदर जो करता है वही करता है, शेर जो करता है वही करता है, हाथी जो करता है वही करता है। ये लोग कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं है, बहुत बेबस है इंसान के सामने। Still they are in give and take relationship. If they are taking something, they are giving back positively. और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ ले रहे हैं, हम सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम सिर्फ लूट रहे हैं। जो भी मिल गया, हम चारों तरफ से, वो पेड़ पौधे हों, वो पदार्थ हो, वो मिनरल्स हो, वो क्रूड हो, है ना, जो भी मिल गया, एनिमल्स हो, सबको हम लूट रहे हैं, सबको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, एंड वी आर जस्ट नॉट गिविंग बैक एनीथिंग। सुधा जी, मुझे लगता है कि अगर मनुष्य जाति समाप्त हो जाए तो हमारी प्रकृति जो है बेहतर रहेगी। देखिए, बिल्कुल आपने कोरोना में अगर देखा होगा कि जो गंगा को हम ट्रिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करके हम साफ नहीं कर पाए, सिर्फ कुछ हफ्तों में, जस्ट हमने जब अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर दी, हमने अपना इंटरवेंशन बंद कर दिया, तो वो गंगा जो मतलब ट्रिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करके डिकेड्स में हम साफ नहीं कर पाए थे, वो कुछ वीक्स में उसने अपने आप को वापस रिवाइव कर लिया। वो काफी साफ हो गए हमारे स्ट्रीम्स, हमारी हवाएं काफी साफ हो गई, हमारे आसपास हमने पहले नहीं देखे थे ऐसे कुछ बर्ड्स, बटरफ्लाईज हमें दिखने लगे, दूर दूर से हिमालय की चोटियां दिखने लगी, कि हवा साफ हो गई थी, इतना पारदर्शिता आ गई थी कि वो दूर दूर से हमें चोटियां दिख रही थी। तो जस्ट सोचिए कि नेचर का पावर कितना है, रीजनेट अपने आप को करने का पावर कितना है। अगर हम कुछ हफ्तों के लिए रुक गए तो उसने अपने आप को वापस से ठीक कर लिया, बट हम नहीं रुक रहे हैं, अभी भी हम नहीं समझ रहे हैं। तो मेन चीज जो समझने वाली ये है कि हमारे पास कम स्वतंत्रता है, हमारे पास कल्पनाशीलता है, इसका उपयोग हमने हमेशा एक्सप्लॉयटेशन के लिए क्यों किया, इसका उपयोग हमने लूटिंग के लिए क्यों किया, हमने क्यों हर किसी को अपने आप से नीचा समझा, जबकि डिपेंडेंट हम हैं उन पे, वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हम आज नहीं रहे तो पेड़ पौधे बड़ी अच्छी से, मतलब घरों में भी पेड़ पौधे पनप जाएंगे, देर नहीं लगेगी, 5-10 साल बाद आप जाइए, घरों में पेड़ पौधे निकलेंगे, नदियां साफ हो जाएंगी, हवा साफ हो जाएगी, है ना। तो हर तरीके से फायदा है। तो हम क्यों अपने आप को इस घमंड में रह रहे हैं कि वी आर इम्पोर्टेंट। तो आई जस्ट वांटेड टू सेंसिटाइज आवर ऑडियंस टू दिस फैक्ट कि वी आर डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट, ऑन नेचर, नोबडी इज डिपेंडेंट ऑन अस। तो ये कनेक्ट सबसे पहले लाने की जरूरत है। सुधा जी, मैं आपकी इन बातों को अपनी चंद लाइनों के साथ समराइज करती हूँ कि प्रकृति को बनाना प्रतिरोधी, तेरा सब स्वार्थ यही तो है।
स्वास्थ्य सुख संयम सब सृष्टि अकेली यही तो है, इसे पूज जैसे तू अपने ईश को पूजा करता है, इसे सजा जैसे मन में कोई अभिलाषा रखता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जहां भी रहिए उपयोग करिए, उपभोग मत करिए, और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के बजाय आप एक पेड़ काटिए, 8-10 अपने आसपास लगाइए, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि हमें केवल एक पेड़ के बदले एक पेड़ लगाने से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हमें अब जंगलों की जरूरत है। तो मैं इसी तरफ अब बढ़ूंगी। सुधा जी, आप मुझे ये बताएं कि आप मियावाकी से कैसे कनेक्ट हुई और ये मियावाकी पद्धति क्या है? जी, ये काफी लोगों के लिए ये अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेंज शब्द है कि ये क्या होगा। हालांकि पिछले 2-3 सालों में काफी ये पद्धति पॉपुलर होती जा रही है और लोग जानते जा रहे हैं। जहाँ तक मेरा कनेक्ट होने का सवाल है देवयानी, पिछले साल इसी सारी जद्दोजहद में कहीं हमेशा से एक नेचर के प्रति लगाव रहा और प्यार रहा, इसलिए जहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन होता था या नाश होता था तो दुख तो हमेशा होता था और ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। जब हजारों लाखों पेड़ कट रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ हेल्पलेस होके देखते रह जाते हैं और उसमें आपकी कुछ नहीं चलती है। तो ऐसी ही किसी परिस्थितियों में से मैं निकल रही थी और मेरे एक दोस्त के साथ इसके बारे में काफी डिटेल बात भी हो रही थी हमारी। उसी बीच अचानक से उनके ध्यान में आया कि शुभेंदु शर्मा, जिन्होंने इंडिया में मियावाकी पे काफी सारा काम किया है, वो किसी बैंगलोर में कोई लेक्चर ले रहे हैं, ही वाज इनवाइटेड इन दैट लेक्चर। तो वो जानते थे मेरा कंसर्न और जो एक बड़े दुखद सा माहौल था और मैं बड़ी दुखी थी ये सब कुछ देख के। तो उन्होंने अचानक मुझे फोन किया कि मैं तो अमेरिका में हूँ, नहीं जा सकता, वुड यू लाइक टू गो। इसमें कुछ अजीब सी बात है, मतलब जंगल उगाने वाली बात है और थोड़े से पेड़ नहीं लेके इससे आप छोटी छोटी जगह में जंगल उगा सकते हैं। तो मेन मेरा क्वेश्चन भी यही था कि जहां हजारों लाखों कट रहे हैं उसमें मैंने अगर 10, 20, 25, 50 उगा भी लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो आई वॉज फीलिंग अ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि हम करने को तो कर देते हैं, कहीं कहीं सब खुश हो जाते हैं, मैंने 4 पेड़ लगाए, 10 पेड़ लगाए, 20 पेड़ लगाए, बट ये 10-20 से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सामने कट रहे हैं हजार लाखों में, है ना। तो इसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा था कि ये जो क्षति हो रही है उसको हम कैसे पूरी कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। तो उस बीच जब उन्होंने मुझे एग्जैक्टली डेट याद है कि 22-23 जुलाई की रात को उन्होंने, शायद वो अमेरिका में थे, तो रात में 12 बजे उन्होंने मुझे फोन करके ये बताया। एंड आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग कि हम दोनों ने मिलकर रात में 2 बजे तक हम दोनों मिलकर उस पर रिसर्च करते रहे। उसके बाद सुबह 4-5 बजे तक मैं उस पर रिसर्च करती रही और गूगल पे जो भी कुछ मिला उसके बारे में, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये तो बड़ी सुंदर बात है कि इतना जल्दी से होता है और छोटी सी जगह में आप लगा सकते हो। तो हमने वो रिसर्च किया, लोकल एक्सपर्ट्स को ढूंढा और 22-23 को पता चला और 29 जुलाई को, मतलब 6-7 दिन के भीतर हमने अपना फर्स्ट मियावाकी फॉरेस्ट कंसल्टेंट्स के गाइडेंस के उसमें अहमदाबाद की SRPF बटालियन में लगाया। और इसके बाद बस हम लगाते गए। तो अहमदाबाद में हमने 3,500-4 हजार पेड़ लगाए 1-2 महीने में और इस दौरान मेरी ट्रांसफर हो गई भचाऊ में। तो वो तो आप जानते हैं कि कच्छ काफी वीरान सा, तो मुझे भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि कम से कम अहमदाबाद में तो पेड़ भी लगा सकती थी, उस वीराने में क्या जाके करेंगे, मतलब वहाँ तो शायद पेड़ भी नहीं होंगे। तो पेड़ तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो सिर्फ बबूल, जो इजरायली बबूल होते हैं, बस वो थे वहां पे। और मुझे लगा कि पता नहीं इसमें तो मैं कैसे सक्सेसफुली कर पाऊंगी, वेरी टफ टेरेन, बट स्टिल वी ट्राइड एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे, अहमदाबाद से भी अच्छे, पूरे गुजरात में कहीं से भी अच्छे रिजल्ट्स हमें बचाव में मिले। मैम आपको इसके लिए बधाई। थैंक यू सो मच देवयानी। तो पहला 2 जो फॉरेस्ट मैंने पिछले नवंबर-दिसंबर में बचाव में लगाए, तो शुरुआत में तो काफी डर सा लगा 2-3 महीना, क्योंकि विंटर में लगाए थे, वैसे ही नहीं बढ़ते हैं। मुझे लगा मेरी नाक कटने वाली है और इतनी मेहनत की है, यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आई जस्ट केप्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि भाई कुछ हो जाए। बट आफ्टर 3 months द वे दे ग्रू, और अभी 1 साल के बाद वो शायद और किसी भी जगह के फॉरेस्ट है, यू कैन रियली कॉल देम फॉरेस्ट, दे आर रियल फॉरेस्ट। तो 1 साल में वो ऐसे हो गए और उसके बाद इस साल हमने बाकी और भी 8-10 हजार
पेड़ लगाए भचाऊ में अपने कैंपस में ही। तो पिछले 1 साल में हमने वहाँ पे 10-12 हजार पेड़ इस पद्धति से लगाए हैं। तो मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि एक बार जरूर, अगर आप कच्छ के अगल बगल के हों या फिर गुजरात में हो, तो एक बार वहां जाकर देखें। अहमदाबाद में देवयानी, हाँ, नहीं, मैं कच्छ की बात इसलिए कर रही हूँ सुधा जी की लोगों को ये लगता है कि यहाँ कैसे होगा, हम नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आपके अंदर इच्छा है, इच्छा शक्ति प्रबल है, तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। सुधा जी, वो वाली कहानी क्या है कि जब भी कोई जंगल लगाती है उसके अगले दिन बारिश हो जाती है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि प्रकृति ने आपका साथ कैसे कैसे दिया। नहीं, बहुत ही कोइंसिडेंस ही है देवयानी, लेकिन हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमने ये कहानी बना रखी है कि अगर हमने जंगल लगाया है तो बारिश तो जरूर होगी। और अभी तक होता भी यही आया है कि चाहे हम अक्टूबर में लगाए या नवंबर में लगाए, वो बेमौसम की बरसात भी हो ही जाती है। तो वी फील वेरी हैप्पी, अदरवाइज इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। नहीं, मतलब वो जब भी कच्छ में जब आपने लगाया था तो पता चला कि अगले दिन वहां पर भी बारिश हो गई। और अहमदाबाद में जब हम लोग शूट करने गए थे तो नेक्स्ट डे, जिस दिन हम लोग लगा रहे थे उसके अगले दिन ही बारिश हो गई थी। तो ये आपने बताया था कहानियों में, बातचीत में, कि अगले दिन जब भी पौधा लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं अगले दिन बारिश हो जाती है। तो मैं चाहूंगी कि अगर बाकी दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगी कि अब वो हेलो, आप सुन पा रही हैं मैम? नहीं, आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूंगी और अनुरोध करूंगी कि अगर वो कोई भी अच्छा काम करें तो पूरी प्रकृति उनके साथ खड़ी होती है। तो जरूर वो मियावाकी की तरफ एक बार देखें, और हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मियावाकी पे उसको भी एक बार विजिट करें। तो अपने आसपास आंगन में भी इसको लगाया जा सकता है। तो सुधा जी, हम फिर उसी पर आएंगे। मियावाकी क्या हम लोग आम इंसान, जैसे आपने तो प्रॉपर ट्रेनिंग ली, आप कहीं आपको जैसे पता चला आपने किया, तो हम लोगों को नहीं पता है और हमारे पास एक छोटी सी जगह है, तो वहां पर हम कैसे जंगल उगा सकते हैं? जी देवयानी, इसके पहले मैं जरा सा मियावाकी पद्धति है क्या, क्योंकि हमारे दर्शक नहीं जानते हैं कि हम किस बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। बेसिकली मियावाकी पद्धति जापान के बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी के नाम से, कुछ लोगों को नाम ही अजीब लगता है कि इसका मतलब क्या है मियावाकी का। ये उन वैज्ञानिक के नाम पे से ये पद्धति का नाम मियावाकी पड़ा, अकीरा मियावाकी के नाम से, जिन्होंने इस पद्धति को विकसित किया जापान में। तो उन्होंने शुरुआत की थी हिरोशिमा से, और आज से 40 साल पहले, ऑलमोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हिरोशिमा में तबाही हुई और उसके बाद सारा वेजिटेशन वगैरह वहां पे खत्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने ये पद्धति वहां पे शुरू की थी और इससे उन्होंने वनीकरण करना शुरू किया। तो मियावाकी पद्धति हमारी परंपरागत पद्धति से बिल्कुल भिन्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब परंपरागत पद्धति में प्लांटेशन करते हैं तो हम 10 फीट या 12 फीट या 15 फीट दो पेड़ों के बीच में छोड़ के हम लगाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि इससे पेड़ों को अच्छे से बढ़ने की जगह मिलेगी। और जबकि मियावाकी में आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, जिनको नहीं पता है उन्हें, कि सिर्फ 2-2 फीट की दूरी पे पेड़ लगाए जाते हैं, 1.5 से 2 फीट की दूरी पे लगाए जाते हैं। तो जहां आप परंपरागत पद्धति से अगर 10 मीटर बाय 10 मीटर की जगह पे आप 10 या 15 पेड़ लगा सकते हैं, मियावाकी पद्धति में इतनी ही छोटी सी जगह पे 10-15 की जगह पे आप 300 से 500 पेड़ लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि छोटी सी जगह में आप ज्यादा पेड़ लगाते हैं। दूसरा इसका बहुत अहम पहलू ये है कि मियावाकी में हम कोई फॉरेन स्पीसी यूज नहीं करते हैं। तो एवरी कंट्री हैज इट्स नेटिव स्पीसीज, है ना। तो जापान वाले जग लगाएंगे तो वो बरगद नहीं लगाएंगे, वो जापान की नेटिव स्पीसीज लगाएंगे। इंडिया वाले लगाएंगे तो इंडिया की नेटिव लगाएंगे, कनाडा की नेटिव लगाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारे नेटिव जंगल्स हैं उनको वापस लाने की बात है, तो इसमें हम सिर्फ नेटिव स्पीसी लगाते हैं। तीसरी बात यह है कि मियावाकी जंगल में
एक ही तरीके के पेड़ नहीं है। हम क्या करते हैं, एक साथ नीम लगाए तो नीम लगा दिए, पीपल लगाया तो पीपल लगा दिया। मियावाकी में यह है कि आप 100 स्क्वायर मीटर में 300 से 500 पेड़ लगाते हैं, उसमें 30 से 35, 40, 50 विभिन्न जातियों के पेड़ लगाते हैं। तो वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है पेड़ों की वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो हम मोनोकल्चर कहते हैं वो नहीं रह जाता, तो सेम स्पीसी नहीं रहती है, आपको बहुत वैरायटी ऑफ स्पीसीज बहुत छोटी जगह पे आपको मिल जाती हैं। चौथी बात यह है कि इतनी नजदीक पेड़ लगाने के पीछे उन्होंने जो साइंस एक्सप्लेन किया है वो ये है कि ताकि पेड़ सनलाइट के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, क्योंकि वो बहुत नजदीक है, तो दे कम्पीट विथ ईच अदर फॉर सनलाइट, और इस कंपटीशन में वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। तो इसलिए वो आम पेड़ से 10 गुना ज्यादा। आई थिंक देवयानी, आई वॉज ऑडिबल है ना बीच में? हाँ, हेलो मैम। हाँ, मैं ऑडिबल हूँ ना? हाँ, या मैम। तो ये 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। मतलब एक पेड़ आपने अकेला लगाया, वो एक साल में जितना बढ़ेगा उससे 10 गुना ज्यादा मियावाकी में लगा हुआ पेड़ बढ़ जाएगा। ये 30% ज्यादा डेंस होते हैं। हम अलग अलग प्लांटेशन करेंगे तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम रहेगी, हम 2-2 फीट पे लगाएंगे तो ऑब्वियसली डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये 30% डेंस रहते हैं और एक ही जगह पे बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं और नेटिव वैरायटीज मिलती हैं। तो ये बर्ड्स, बटरफ्लाईज, इंसेक्ट्स, इन सब के लिए बिल्कुल ही मतलब हेवनली जगह बन जाती है। बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड माइन्यूटली, तो एवरी बर्ड has its own favorite species, every butterfly has its own favorite species, every butterfly वो अपना लार्वा, अपना अंडा, अपना कैटरपिलर कोई पर्टिकुलर स्पीसी पे ही रखता है। तो अगर आप बहुत सारी स्पीसी उसको एक साथ देते हैं तो आपकी बायोडाइवर्सिटी वहां पे बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। अब ये जंगल जो है वो पानी को भी, ग्राउंड वाटर को भी ऊपर खींच सकते हैं। कई जगहों पे से, हमारे तो अभी जंगल बहुत नए हैं, हमें ये रिपोर्ट्स मिले कि जहाँ पे फरवरी मार्च में पानी सूख जाता था बोरवेल का, ये जंगल लगाने के बाद उनको मई जून तक पानी मिलता रहा, मतलब कि नेक्स्ट बारिश तक उनको पानी मिलता रहा। तो अगर खेतों में लगते हैं तो आपके बोरवेल का जो पानी का लेवल है उसको भी ये बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली हवा को बहुत साफ करते हैं, क्योंकि एक साथ छोटी सी जगह में 500 पेड़ हैं। इतने पेड़ जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो बहुत सारा ऑक्सीजन देंगे, तो ये कार्बन सिंक का काम करेंगे, आजू बाजू का पॉल्यूशन अपने आप में ले लेंगे और आपको शुद्ध हवा देंगे। और वातावरण का जो तापमान है ऑब्वियसली कम हो जाएगा। आपके करीब अगर 500 पेड़ हैं तो वातावरण का टेम्परेचर कम होगा, ताकि आपको गर्मी से भी राहत मिलेगी। और बहुत बड़े एरिया में अगर इनको लगा दिया जाए तो शायद बादलों को भी खींच लाए और वर्षा को बढ़ाने में भी हेल्पफुल हो। तो ये सारे, और इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं। तो ये सारे मियावाकी के फायदे हैं और इस तरीके से मियावाकी फॉरेस्टेशन किया जाता है। सुधा जी, मेरे पास एक प्रश्न आया है अजीत जी का। उन्होंने ये पूछा है, क्या हम फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं मियावाकी में? जी बिल्कुल, इनफैक्ट हमें लगाना ही चाहिए। जब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो एस्पेक्ट है वो आपके फॉरेस्ट डिजाइनिंग का है, और कोई इसको हमारे नेटिव फॉरेस्ट के साथ कंफ्यूज ना करे। मियावाकी फॉरेस्ट कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट टू आवर नेटिव ओरिजिनल नेचुरल फॉरेस्ट। कोई ये ना कहे कि हम अब तो आसानी से जंगल काट सकते हैं क्योंकि दूसरे 10 साल में हम दूसरे उगा लेंगे। नहीं, ये इस तरीके से उगने वाले जंगल नहीं हैं। ये अर्बन फॉरेस्ट हैं, ये इंसानों के आसपास हमारी जगह में लगाने वाले फॉरेस्ट हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम इसमें फलदार वृक्षों का, फूल वाले वृक्षों का और एवरग्रीन अदर वृक्षों का कॉम्बिनेशन करें, तो उसी से आपको फल भी मिलेंगे, पंछियों को भी फल मिलेंगे, तो वो पंछियों को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो हम जब लगाते हैं गुजरात में, तो हम अमरूद है, सैतूश है, आंवला है, सीताफल है, ये सारे फल, हम आम हैं, ये सारे हम मियावाकी फॉरेस्ट में डालते हैं। तो अदरवाइज आप जहाँ 1 या 2 आम के पेड़ लगा सकते थे, आपके 10 आम हो गए, 20 आंवले हो गए, 25 सैतूश हो गए, 25 सीताफल हो गए, 25 अमरूद हो गए। तो आप ये बिल्कुल डाल सकते हैं और आपको डालने ही चाहिए। सुधा जी, मेरा एक और प्रश्न है, मेरी जानने की इच्छा भी है कि इसका क्या हम
व्यवसायिक उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे अगर फल है और कोई गरीब आदमी, उसके पास जमीन है, उसने एक मियावाकी एक खड़ा कर लिया, जंगल लगा लिया, तो फल तोड़ कर क्या वो बाजार में बेच सकता है? ये आसान है फल तोड़ना उसको। यानी मियावाकी का एक दूसरी बात यह है कि आपको उसको 2 साल तक मेंटेनेंस करना है, 2 साल तक पानी हाँ। वानी देना है। उसके बाद जी, पद्धति जी। ये कहती है कि उसको पानी वानी देने की जरूरत नहीं है। हालांकि अच्छा। मैं भी कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ 1 साल से इस पे काम कर रही हूँ, लेकिन जिन हाँ, हाँ। एक्सपर्ट से मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बारे में ये बताया कि अदरवाइज आप नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर फल को एक सीजन, पर्टिकुलर सीजन में थोड़ी सी कटाई छटाई चाहिए। फल का फलदार पेड़ है तो, और पर्टिकुलर सीजन में पानी चाहिए। अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल आप बड़ी मात्रा में उससे फल फ्रूट्स ले सकते हैं और आप उसका व्यावसायिक उपयोग भी कर सकते हैं। चलिए, मैं अपने दर्शकों से चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम समय बचा है, तो मैं चाहूंगी कि अगर उनके पास कुछ प्रश्न है तो वो वहां पर सुधा जी से पूछ सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से। तो देवयानी, मैं बिल्कुल भी टेक्स्ट पढ़ नहीं पा रही हूँ, अगर तुम पढ़ पा रही नहीं, हो मैं पढ़कर आपको बता रही हूँ। ठीक। हाँ, आई कैन रीड नाउ। उमा जी कह रही है हम इसे मास मूवमेंट में तब्दील कर सकते हैं, मतलब उनका कहने का मतलब ये है। एग्जैक्टली उमा जी, जो हम काम कर रहे हैं, मेरे 10,000 15,000 पेड़ लगा लेने से या पूरे गुजरात पुलिस के 25-50 हजार पेड़ लगा लेने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जो काम कर रहे हैं वो हम सिर्फ छोटे छोटे मॉडल्स बना रहे हैं कि हम करके दिखाएं तो सही। एक्चुअली जब मैंने 1 साल पहले किया था तो काफी फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने, काफी एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि दिस इज नॉट पॉसिबल और ये सब कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थे। 2 साल के पहले तक ये हाल था कि लोग मानने को ही तैयार नहीं थे। कुछ लोग मैं मिली जो खुद अकीरा मियावाकी से ट्रेनिंग लेके आए और 10 साल से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार लगा के तो देखिए, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड कि नहीं ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं बेटा, ये यहाँ पे गुजरात में, हमारे इंडिया में नहीं होगा, वो जापान वापान के लिए ठीक है। तो हम मेरे से भी कुछ लोगों ने ये बात कही, मेरे से भी ये बात कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रकृति है, प्रकृति के नियम हैं, तो वो जापान के लिए, इंडिया के लिए, सभी के लिए समान ही है ना। हमें सिर्फ देखना यह है कि हमें अपने नेटिव लगाने हैं, वो अपने नेटिव लगा रहे हैं। अदरवाइज जो नियम है वो तो सभी को एक ही तरीके से लागू पड़ेंगे। तो जो हम मिशन मियावाकी देवयानी जो हम चला रहे हैं, हमने अपनी ये मूवमेंट को नाम दिया है मिशन मियावाकी। तो उसमें हम बेसिकली यही चाहते हैं कि ये मास मूवमेंट बननी चाहिए। हर इंसान, जैसे कि हम कहते हैं कि अब एक इंसान एक पेड़ से कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया में औसतन 28 पेड़ हैं प्रति व्यक्ति, जबकि ग्लोबल एवरेज है 422 की। अब कहाँ 422 है, कहाँ 28 है ना। तो हम कभी ग्लोबल एवरेज तक पहुंच नहीं पाएंगे। मैंने एक पेड़ लगा दिया, क्या हो जाएगा एक पेड़ लगाने से? तो बहुत किया तो 10 साल में आप 28 से 29 कर लोगे, उससे आगे कहाँ जाओगे? तो हमें, और वो भी जब कटना छटना बंद हो तब। यहाँ तो लाखों करोड़ों तो कटते जा रहे हैं, है ना। तो हम कम से कम होते जा रहे हैं, बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अब एक व्यक्ति एक पेड़, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। हमें, अगर एक व्यक्ति एक जंगल नहीं भी हो सकता, एक परिवार एक जंगल लगा ले, कम से कम एक गांव एक जंगल लगा ले, है ना। कि हर परिवार का, हर सोसाइटी, हर हाउसिंग सोसाइटी, हर कोई, हर गांव, हर मोहल्ला ये सोचे कि हमारे मोहल्ले में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम 50, 100, 150, 200, 500 जो भी जगह अवेलेबल है उसमें हम लगा लें। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देवयानी जो मेरे ध्यान में आई है कि अब किसान आज तक पेड़ों को अपने खेतों से दूर रखते आए हैं, है ना, कि पेड़ होने से खेत में पैदावार कम हो जाएगी या जड़ें फैल जाएंगी। हाँ, लेकिन मियावाकी मेथड जो एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ होता है तो उसकी जड़ें बाहर नहीं फैलती हैं, वो आपके बोरवेल को, पानी को ऊपर खींच लेते हैं, उसके फल फ्रूट का आप उपयोग कर सकते हैं। तो एक पूरी नई स्ट्रीम डेवलप हो रही है अब एग्रो फॉरेस्ट्री। तो जब आपके खेत में एक छोटे से हिस्से में अगर ये जंगल है तो वो आपके खेत की जमीन को, पानी को, हवा को, सभी को शुद्ध बनाएगा और वो आपकी खेती में उपयोगी होगा। तो अगर हर किसान इस चीज को अपना ले, हर गांव इस चीज को अपना ले, तभी ये मूवमेंट बनेगा। और यस, वी हैव टू मेक इट अ मास मूवमेंट। सुधा जी, एक प्रश्न और है, क्या ये नदियों को भी साफ कर सकता है मियावाकी मेथड हमारा? ये उसके लिए यूजफुल है? देखिए, बिल्कुल, जहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं, अगर किसी भी जल स्रोत के पास पेड़ पौधे हैं तो वो बिल्कुल नदियों को साफ करने में अपना एक योगदान देते हैं।
बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम ये नहीं कह सकते कि हम तो बस डालते जाएंगे कचरा और पेड़ साफ करते हैं ना, तो पेड़ों की साफ करने की एक लिमिट है। कुदरती तरीके से हुआ कचरा है वो पेड़ साफ कर देंगे, लेकिन आप उसमें मतलब अनकंट्रोल तरीके से आप अगर कचरा डालते गए तो एक लिमिट है। बट यस ऑब्वियसली अगर आपके तालाब के पास है, अगर आपके नदी के पास है, तो वो नदी को पानी को बनाए रखने में, तालाब के पानी को बनाए रखने में उसको मदद करेगा, तालाब का पानी पेड़ को मदद करेगा। तो मैं तो चाहती हूँ जहां जहां गांव है, गांव के आसपास तालाब है, हर तालाब के पास एक छोटा सा मियावाकी फॉरेस्ट अवश्य होना चाहिए। हमने आपका कैंपस देखा था, वो बेहद खूबसूरत था। और जैसा आप मतलब मियावाकी जो पेड़ पौधे आपने लगाए थे, वो जब हम लोग शूट करने गए थे तब तक वो तैयार भी हो गए थे कुछ, और एक दूसरा आप लगा रहे थे उस समय, तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से लगा था वो, बड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा था सब कुछ। तो हम लोग तालाब के अगल बगल लगाकर तालाब का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, वहां पर कुछ चेयर्स वगैरह भी लगा सकते हैं एक, तो वो बड़ा अच्छा होगा, उससे पूरे गांव का भी इन्वायरमेंट चेंज होगा और मुझे लगता है एक मानसिक वो शांति आपके भी घूमने मिलेगी। फिरने की जगह होगी, एक शुद्ध जगह होगी जहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगी दिव्यानी, कि कई लोग फिर जी। मियावाकी को बहुत ही कैजुअली लेने लगते हैं कि कहीं भी बस हाँ। नजदीक नजदीक कोई भी पेड़ लगा दिया तो वो मियावाकी हो गया। ऐसे नहीं है, मियावाकी को बनाने का एक पूरा प्रोसीजर है। आपको 1 फीट गड्ढा खोदना है, उसमें राइस हस्क और कोकोपीट और ऑर्गेनिक खाद वगैरह आपको सब डालना है, और उस गड्ढे को भर के उसमें एक तरीके से एक डिजाइनिंग के साथ कौन सा पेड़ कहाँ आएगा वो एक डिजाइनिंग के साथ आपको लगाना है, तभी जाके ये सही तरीके से होता है। और 2 से 3 साल आपको उसकी ठीक तरीके से देखभाल करनी है। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कोई सोच रहा है, लेकिन इतना भी कैजुअल भी नहीं है, इतना भी आसान भी नहीं है कि बस कैसे भी लगा दिया तो वो अपने आप से हो जाएगा। नहीं, आपको 2-3 साल उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक गांव एक जंगल लगाया जा सकता है और उस पूरे गांव को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, वो उस पर काम करे और फिर कुछ समय बाद उसका फल और उस जगह की सुंदरता का आनंद लें। तो देवयानी, सिर्फ जंगल लगाने में गांव पूरा मिल जाए, जिम्मेदारी सिर्फ 2 लोग ले लें, एक आदमी ले ले, तो वो 500, 1000, 2000 पेड़ को एक आदमी अगर फुल टाइम दे दे तो वो अपने आप को कर सकता है मेंटेन। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों का अगर कुछ सवाल है तो यहाँ पर वो जरूर पूछें। अराउंड माय हाउस इट इज ऑलमोस्ट 6 months नाउ। क्या हाँ, आपका जो सवाल है कि आपने कुछ फ्रूट प्लांट्स ऑलरेडी लगा दिए हैं और आप इसको अब मियावाकी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अगर उसके बीच में प्रॉपर जगह है जिसको आप 1 मीटर खोद सकते हैं और उनके बीच बीच में आप दूसरे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो यस यू कैन स्टिल कन्वर्ट इट इनटू अ मियावाकी फॉरेस्ट। लेकिन उतना पेड़ छोड़ के आजू बाजू आपको 1 मीटर खोदना है, उसमें कोकोपीट, राइस हस्क, खाद वगैरह सब डालना है, और फिर आप उसमें नजदीक नजदीक 1.5 या 2 फीट की दूरी पे दूसरे पेड़ भी लगा दीजिए, तो ये एक मियावाकी में कन्वर्ट हो सकता है। एक्चुअली हमारे साथ अच्छी बात ये है इंडिया में कि हमारे इतनी ज्यादा सनलाइट है, इतना ज्यादा हमें सूरज दिखता है पूरा साल कि हमें इश्यू नहीं आ सकता है, हम इसमें कर सकते हैं। जी देवयानी। सुधा जी, आपको अब हम लोगों का 1 घंटा हो गया है और हमारे पास जो प्रश्न आए हैं, मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादातर प्रश्न ले लिए हैं। बाकी अगर किसी को बाद में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना होगा तो सुधा मैम फेसबुक पर अपने मियावाकी पेज पे हमेशा एक्टिव रहती हैं। उसके साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, आप लोग उसको विजिट करके देख सकते हैं। तो 1 घंटा तो ये जो मिशन मियावाकी पेज है, इनफैक्ट जो लोग खुद आके हमारे अहमदाबाद के या कच्छ के फॉरेस्ट खुद नहीं देख सकते हैं, वो मियावाकी पेज पे देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोस, सब कुछ उपलब्ध है। प्लस इस फॉरेस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल जानकारी उपलब्ध है, और कोई स्पेशल क्वेश्चन हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, तो वो भी हम आपको उस पेज पे हम आपको आंसर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे कार्यक्रम का अंतिम समय चल रहा है, 1 घंटा हो गया है, और हमारा बुद्ध से कबीर तक जो मंच है ये प्रतिबद्ध है
हमारी संस्कृति को, हमारी प्रकृति को, इन सब को बचाने के लिए। तो उसी क्रम में यह कार्यक्रम रखा गया था और मैं उम्मीद करती हूँ इस कार्यक्रम से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और सीख पाएंगे। और इसी तरह के कार्यक्रम को लेकर मैं अनवरत आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगी। अभी के लिए धन्यवाद। 2 मिनट। हेलो। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। 2 मिनट है तो जो बुद्ध से कबीर तक की बात आई तो अचानक से मुझे याद आया कि मुझे ये बात जोड़नी चाहिए कि जब भी हम प्रकृति का नुकसान करते हैं या प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा जो तबका इसका खामियाजा भुगतता है वो हमारा गरीब तबका है, वो हमारा पिछड़ा तबका है, वो हमारे ट्राइबल्स हैं। तो जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं या सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो वो भी हम बहुत इस मामले में फेल होते हैं कि जब हम जंगलों की जमीनों का अधिग्रहण करते हैं तो हम ट्राइबल्स के राइट्स को एक्चुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम वो ले रहे हैं। तो जो गरीब है वो ज्यादा गरीब होता है, उसका हक मरता है। तो इस बात को अगर आप पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक न्याय के साथ भी जोड़ के देखें तब भी आपको ये लगेगा कि बहुत जरूरी है कि अगर हम सर्वांगीण विकास करना चाह रहे हैं, अगर हम सामाजिक न्याय के साथ अपने देश को, अपने विकास को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तब भी पर्यावरण संरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इसी वजह से हम प्रतिबद्ध हैं इस तरह के कार्यक्रमों को कराने में और इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ मिशन मियावाकी से आप सब जुड़ेंगे जैसा कि हमारा ये ट्रस्ट जुड़ा है और आगे आप लोग इसका फल भी उठाएंगे। मैं सुलक्षणा जी ने एक लाइन यहाँ पर लिखी है, मैं उसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। गांधी जी ने ये कहा है कि प्रकृति के पास वो सब मौजूद है कि वो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सके, लेकिन लालच को नहीं। तो बिल्कुल सुलक्षणा जी, आपने बिल्कुल सही कहा और इसी के साथ मैं यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। अगले रविवार को फिर इसी तरह के कार्यक्रम के साथ एक नए विचार के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you.